नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा से पाठ 11 सावित्रीबाई फुले की व्याख्या। चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो मैं पूरे ही पाठ के सभी शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके शब्दों का सही उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपको कोई भी शब्द बोलने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आप इस वीडियो को वहीं पर पॉज़ कर सकते हैं और उस शब्द को दोबारा सुनकर दोबारा बोलने का प्रयास करें। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। उपरि निर्मित चित्रम पश्यत। उपरि निर्मित मतलब ऊपर जो निर्मित चित्र है, ऊपर जो चित्र बनाया हुआ है, उसको देखो। इदं चित्रं कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। इदं चित्रं यह चित्र कस्याश्चित् किसी पाठशालायाः षष्ठी विभक्ति लगी हुई है कि किसी पाठशाला का अर्थात किसी विद्यालय का वर्तते अर्थात है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। इयं यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम् अस्ति यह है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। क्या है ये? ये महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है, गर्ल्स स्कूल है ये पहला। आगे बढ़ते हैं। एका शिक्षिका, एका शिक्षिका, एका शिक्षिका गृहात्, एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चल रही है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् विपति। मार्गे, मार्ग में कोई उसके ऊपर क्या कर रहा है? तस्याह उपरि उसके ऊपर धूलिम अर्थात धूल को, रेत को, धूल को, कश्चित च और कोई प्रस्तर खंडान, प्रस्तर अर्थात पत्थर और खंडान मीन्स पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लाइक कंकड़। प्रस्तर खंडान विपति उनको फेंक रहा है। परम लेकिन सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। विचलित नहीं होती है अर्थात उसने जो सोचा है, उसने जो निश्चय किया है, वह उस पर अडिग रहती है, उससे वो विचलित नहीं होती, उससे वो बिल्कुल भी हटती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालये अर्थात अपने विद्यालय में कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति, वे कन्याओं के साथ सविनोदम अर्थात बड़े ही आनंद के साथ आलपन्ति बातचीत करती है। सा अध्यापने संलग्ना भवति और बातचीत करते हुए ही सा मतलब वह स्त्री जो टीचर है वह अध्यापने अध्यापन करने में अर्थात टीचिंग करने में, पढ़ाने में संलग्ना भवति संलग्न होती है मतलब लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। तस्याः तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्याः मतलब ये जो लेडी है जो बाकियों को पढ़ा रही है, इसका खुद का अध्ययन भी तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि इसका अपना अध्ययन भी सहैव प्रचलति साथ में ही चल रहा है। खुद भी पढ़ रही है, स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रही है, कन्याओं को पढ़ा रही है, इसका खुद का विद्यालय है। यहाँ तक हमने इस लेडी टीचर के बारे में पढ़ा। केयम महिला, कौन है ये महिला? कौन है ये महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ, क्या तुम इस महिला को जानते हो? क्या आप सब इमाम महिलाम जानीथ, इस महिला को जानते हो?
आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ही इस संस्कृत का ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, इसका हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है। यदि किसी को बाद में रिवाइज करना हो या नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको पढ़ के भी आप ध्यानपूर्वक समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इयमेव इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयमेव यही है। कौन है? यही महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला अर्थात महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका अर्थात फीमेल टीचर सावित्रीबाई फुले नामधेया, सावित्रीबाई फुले नाम की है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे क्या हुआ? अभी तक इन्होंने एक चित्र दिखाया, चित्र के बारे में इन्होंने पूछा कि एक महिला है, वो विद्यालय जा रही है। विद्यालय जाने के बीच में रास्ते में कुछ लोग उसके ऊपर धूल फेंक रहे हैं, कुछ लोग कंकड़ फेंक रहे हैं, लेकिन वो अपने पथ से विचलित नहीं हो रही है। विद्यालय पहुंचती है, विद्यालय में वो अपनी कन्याओं के साथ बड़ी ही प्रेम पूर्वक बातें करती है, बातें करती हुई अध्ययन में भी लग जाती है। तब तक नाम नहीं बताया। उसके बाद पूछा क्या आप सब जानते हैं इस महिला को? तो बाद में यहाँ पर हमारे सामने नाम है कि ये भी सावित्री बाई फुले नाम की महिला है, जो महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका है। आगे बढ़ते हैं। अब सावित्री बाई फुले का जीवन परिचय, उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। पढ़ते हैं ध्यान से। जनवरी मासस्य जनवरी महीने की तृतीय दिवसे अर्थात तीसरी तारीख को 3 जनवरी 1831 तमे अर्थात 1831 ईस्वी में ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। कि सावित्री बाई का जन्म कब हुआ? तो जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे 1831 ईस्वी में जनवरी मास की तीसरी तारीख को अर्थात 3 जनवरी को कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के नायगांव वाले स्थान पर। एक गांव है नायगांव, उस स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। तस्याह माता उसकी माता लक्ष्मीबाई, उसकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। ऐसा जाना जाता है क्या कि उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम क्या था? खंडोजी था। आगे बढ़ रहे हैं। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। नववर्ष देशिया जब वह 9 वर्ष की थी उस समय ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता उनका विवाह कर दिया गया। बाल विवाह हो गया अर्थात बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई। 9 वर्ष की जब वो थी तब उनका विवाह हो गया। किन के साथ हुआ? ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। पिताजी का क्या नाम था? खंडोजी था। माताजी का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई था। जन्म स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र है। कौन सा गांव? नायगांव। यहाँ तक हमने सावित्री बाई के जीवन के बारे में पढ़ा। आगे बढ़ रहे हैं। सोअपि तदानीं त्रयोदशवर्षकल्पः एव आसीत्। सोअपि वह भी। कौन? जिनसे विवाह हुआ ज्योतिबा फुले, वह भी तदानीम तब 13 वर्षकल्पः 13 वर्ष के ही थे। ये 9 वर्ष की थी, ज्योतिबा फुले 13 वर्ष के थे। यतो ही क्योंकि सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः, वो 13 वर्ष के थे और स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ही प्रबल थे अर्थात वो समर्थक थे, प्रबल थे, बहुत ज्यादा मोटिवेट करना चाह रहे थे। वो चाहते थे स्त्रियां पढ़ें, तो स्त्रियों की शिक्षा के लिए वो क्या थे? प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा समर्थक थे, वो चाहते थे स्त्रियां पढ़ें, इसलिए सावित्र्याः मनसि सावित्री के मन में स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। सावित्री के मन में क्या हुआ?
अध्ययन की अभिलाषा का उत्साह प्राप्त हो गया। उनके भी मन में उत्साह आने लगा। किस लिए आने लगा? अध्ययन करने के लिए, कि अब तक तो भई पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन ये जो ज्योतिबा फुले हैं जिनसे विवाह हुआ है, ये तो स्वयं समर्थक हैं। तो इनके जीवन में भी, इनके मन में भी अध्ययन के लिए उत्साह आने लगा। इतः परं सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। इसके बाद परं सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती, और उन्होंने इसके बाद विशेष रुचि के साथ, पूरे आग्रह के साथ आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। पढ़ाई की, उसके बाद आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें, आंग्ल भाषा कहते हैं अंग्रेजी भाषा को, इंग्लिश को। तो सावित्री बाई ने इंग्लिश भी सीख ली। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अब क्या हुआ? 1848 ईस्वी में पुणे नगरे, मतलब पूना नगर में, सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ, कन्यानाम कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, कन्याओं के लिए क्या किया? पहला विद्यालय प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। तब वह केवल 17 वर्षीया, सिर्फ और सिर्फ 17 वर्ष की थी। पहले के लोग छोटी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर जाया करते थे, तब वो सिर्फ 17 वर्ष की थी और उन्होंने कन्याओं के लिए एक विद्यालय प्रारंभ कर दिया। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। इनके अचीवमेंट्स देखिए, इन्होंने क्या किया? 1848 में इन्होंने एक विद्यालय शुरू किया जो पुणे नगर में था, और उस पूरे राज्य का पहला विद्यालय था। उसके बाद, और जबकि ये 17 वर्ष की हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1851 में, अर्थात 48 से 49, 50, 51, लगभग 3 साल बाद क्या किया? अस्पृश्यत्वात्, जिनको छुआछूत की वजह से, जिनका तिरस्कार किया जाता है, बालिकाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता होगा, हो सकता है छुआछूत इस कदर बढ़ी हुई हो कि वो जब विद्यालय आती हो वो पढ़ ना पाती हो, तो उनके लिए अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य, ये छुआछूत के तिरस्कार से जो पूरा एक समुदाय था, उसकी जो बालिकाएं थी, उनके लिए इन्होंने पृथक्तया दूसरा अपराह विद्यालयः प्रारब्धः, एक दूसरा विद्यालय प्रारंभ कर दिया। 2 विद्यालय इन्होंने प्रारंभ कर दिए। आगे, सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। जो सामाजिक कुरीतियां चल रही थी, उनके लिए भी सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, उन्होंने बड़ा विरोध किया। जो भी कुरीति चल रही थी, वो विधवाओं के को लेकर हो सकती है, सती प्रथा को लेकर हो सकती है, कोई भी कुरीति जो उनको नहीं समझ में आ रही थी, जिसमें लोगों का नुकसान था, उन्होंने उसका जमकर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य, विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितः मिलिता। नापितः कहते हैं नाई को, जो हम सैलून में जाते हैं आजकल तो, लेकिन जो पहले आप लोगों ने दुकानें देखी होंगी, ये पहले नाई लोग होते थे, बाल काटा करते थे। तो क्या हुआ? वो विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए, अर्थात जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो वो विधवा हो गई, तो विधवा का मुंडन करा दिया जाता था। उसके सारे बाल बिल्कुल ही निकाल दिए जाते थे। तो उनका जो मुंडन होता था, वो उन्हें रोकना चाहती थी सावित्री बाई। तो कैसे रोके? उसको रोकने के लिए वो साक्षात नापिता ही मिली था, नाइयों से मिली।
कि आप मत उनके बाल काटिए, आप मुंडन मत कीजिए। अगर उनका मानना ये था कि अगर सारे नाई मना कर देंगे तो शायद वो इस चीज को रोक सकती है। फलतः, अब इसका परिणाम क्या हुआ? केचन नापिताः, कुछ नाइयों ने, कुछ नाई अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, कुछ नाइयों ने उनकी बात सुनी और एक तरह से देखा जाए वो उस समय की इन्फ्लुएंसर थी। उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें समझाया। नाइयों के पास गई, उनसे मिली कि विधवाओं के बाल मत काटिए, उनका मुंडन मत कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ौ, इस रूढ़ी का सहभागितम अत्यजन, इस रूढ़ी में सहभागिता को उन्होंने त्याग दिया कि हम नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं, आपकी बात को मानते हैं। आगे क्या हुआ? एकदा एकदा एक बार सावित्र्या मार्गे, सावित्री बाई के मार्ग में, सावित्री के मार्ग में दृष्टम, उन्होंने देखा। क्या देखा सावित्री ने मार्ग में? यत कूपम निकषा, की कुएं के पास, कूपम अर्थात कुआ, कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। वे जा रही थी, रास्ते में एक उन्होंने कुआं देखा, कुएं के पास क्या देखा? शीर्ण वस्त्रावृताः, शीर्ण वस्त्र, देख फटे हुए से कपड़े पहने हुई, उस समय जो भी कही जाती थी निम्न जातीय अर्थात नीची जाति की कोई महिला, जलम पातुम याचन्ते स्म, जल पीने के लिए प्रार्थना कर रही थी। वो मांग रही थी जल पीने के लिए। कहाँ मांग रही है? कुएं के पास मांग रही है और बड़ी ही गरीब लग रही है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, नीची जाति की है। उच्च वर्गीयाः, और जो उच्च वर्ग के लोग थे वहां पर, उपहासम कुर्वन्त्यः, उसका उपहास करते हुए, उसका मजाक बनाते हुए, कूपात कूपात जलोद्धरणम अवारयन, उसको जल लेने के लिए रोक रहे थे। क्योंकि वह निम्न जाति की है तो उसको जल लेने के लिए कुएं से रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री से ये अपमान नहीं सहा गया, वो ये अपमान नहीं सहन कर सकी। आगे क्या हुआ? सा मतलब वह सावित्री, ताः स्त्रियः निजगृहम नीतवती, उन स्त्रियों को, अच्छा यहाँ पर पानी मांगने वाली कुछ एक दो स्त्रियां हैं, ज्यादा स्त्रियां हैं, उनको निजगृहम नीतवती, अपने घर पर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा, और एक तड़ाग दिखाया। तड़ाग हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा है। तड़ाग अर्थात तालाब, एक तालाब दिखाया। तालाब दिखाकर अकथयत, बोली, यत यथेष्टम जलम नयत, कि जितना चाहिए जल ले लो, जितना जल चाहिए उतना ले लो। सार्वजनिको अयम तडागः, यह जो तालाब है ये क्या है? ये सार्वजनिक है। सार्वजनिक वो चीज होती है जो सबके लिए है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, आगे क्या कहा? इससे, इस तालाब से जल लेने के लिए कोई भी जाति बंधन नहीं है। तया मानुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थिताः, उनके द्वारा मनुष्यों की समानता स्वतंत्रता का वो पक्ष हमेशा वो उसमें समर्थित रहती थी, समर्थन उन्होंने किया। किस बात का उन्होंने समर्थन किया? मनुष्यों की समानता के लिए, कि किसी को भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं समझना है, किसी को भी परतंत्र नहीं करना है, स्वतंत्रता होनी चाहिए सबके पास, इसके लिए वो बड़ी समर्थित थी। उन्होंने इसका समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। ये जो फुले दंपति हैं, कौन है फुले दंपति? दंपति कह सकते हैं जोड़ा, कपल। तो ये जो फुले दंपति हैं अर्थात ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई, ये जो सावित्री हैं, ये दोनों दंपतियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। किस चीज में महत्वपूर्ण योगदान है? महिला सेवा मंडल के लिए और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम,
कि शिशुओं की हत्या ना हो इसके लिए। आई एम सो सॉरी, जस्ट वेट। शिशुओं की हत्या ना हो इसके लिए इन्होंने संस्थाओं की स्थापना की, और उन स्थापना करने से इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। कितना बड़ा काम किया इन्होंने, महिलाओं के लिए काम किया, शिशुओं की हत्या ना हो इसके लिए काम किया। आगे पढ़ते हैं। सत्यशोधकमण्डलस्य गतिविधेषु अपि सत्सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी, वहाँ की एक्टिविटीज में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। आगे बढ़ रहे हैं। अस्य मंडलस्य, कौन सा मंडल, अभी हमने पढ़ा। अस्य मंडलस्य अर्थात ये सत्यशोधक मंडल, ये जो सत्य शोधक मंडल है इसकी गतिविधियों में भी बहुत ज्यादा सक्रिय थी, एक्टिव थी। तो ये जो मंडल है, उद्देश्यम आसीत, इसका उद्देश्य था कि उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, कि जो ये जो उत्पीड़ित लोग हैं, उत्पीड़ित लोगों का जो समुदाय है, अर्थात जो पीड़ित लोग हैं, जो किसी भी तरह से दूसरों के द्वारा सताए जा रहे हैं, उनका जो पूरा ग्रुप है, उनका जो समुदाय है, उसको उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करें कि आपके अधिकार हैं, आप कैसे किसी से दब सकते हैं, वो ना दबें, अपना उत्पीड़न ना होने दें। तो उनके जागरण का इनका उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन सञ्चालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का संचालन अपने कौशल से किया। कैसे किया भाई? अपने कौशल से, कि अपनी जो भी उनकी स्किल्स थी, जितना वो जानती थी, जितना उनकी समझ थी, तो उन्होंने अनेक संस्थाओं को चलाया अपने कौशल से। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष काले अर्थात एक बुरा समय, अकाल के समय में, प्लेग काले च, और प्लेग के समय में, आपने शायद सुना होगा एक रोग के बारे में, प्लेग कई साल पहले फैला था। तो प्लेग के समय में क्या हुआ? सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवायाम अकरोत्। जब प्लेग का समय था, जब अकाल का समय था, उस समय पर उन्होंने पीड़ित जनों की अश्रांतम अर्थात बिना थके, अविरतम अर्थात लगातार सेवा की। क्या किया? पीड़ित जनों की सेवा की। प्लेग ऐसा रोग था जहाँ पर अभी हमने कोरोना कुछ साल पहले एक्सपीरियंस किया, कोरोना से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेग था, कि जहाँ एक व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसके आसपास के पूरे-पूरे गाँव थोड़ी देर में खत्म हो जाएँ। तो ऐसे समय में उन्होंने उन लोगों की मदद की, और कैसे की? अश्रांतम, अश्रांतम अर्थात बिना थके, अविरतम बिल्कुल बिना रुके लगातार उन्होंने सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै, सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। और सहायता के लिए जो भी सामग्री की व्यवस्था हो सकती थी, उस व्यवस्था के लिए भी उन्होंने पूरा प्रयास किया। अर्थात वो ऐसा सोचती थी, ऐसा चाहती थी कि वो कितना कुछ, बस क्या-क्या कर दें किसी के लिए, कितनी मदद कर सकें किसी की, कितने लोगों का दुःख मिटा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी दे सकें, दुःख मिटा सकें। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। क्या हुआ? ये जो महारोग फैला, महारोग के समय में सेवारता, सेवा में लगी हुई, सा स्वयं, वह खुद ही असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। असाध्य रोग अर्थात हो सकता है प्लेग से ही, प्लेग की बात हो रही है। और 1897 1897 में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि, साहित्य की रचना में भी सावित्री महीयते, मतलब सावित्री का विशेष योगदान है, बड़ी महान दिखती हैं वो उसमें भी। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके दो काव्य संकलन है। अर्थात साहित्य रचना उन्होंने बहुत अच्छी की है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं,
बहुत सारा साहित्य, बहुत सारा संकलन नहीं है, 2 ही काव्य संकलन हैं उनके। नाम हम याद रखेंगे, एक है काव्य फुले और एक है सुबोध रत्नाकरः। बहुत ही सिंपल है नाम। काव्य फुले आप इनके नाम से याद रख सकते हैं और दूसरा है सुबोध रत्नाकर चेती। ये 2 उनके काव्य हैं। भारत देशे भारत देश में महिलोत्थानस्य मीन्स महिलाओं के उत्थान के गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। कि भारत देश में महिलाओं के उत्थान की जो गहरी समझ के लिए सावित्री का जो जीवन था और सावित्री बाई सावित्री महोदया जो थी उनके जीवन को अवश्यम अध्येतव्यम उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्थात जब भी हम ये पढ़ने बैठ रहे हैं या हम उन लोगों को याद कर रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार किसने दिलाया, किस किसने उस क्षेत्र में काम किया, किस किसने जागरूक किया, अपने अधिकारों के प्रति हमें जगाया, हमें बताया या सपोर्ट किया महिलाओं का। तो जब भी हम ये पढ़ रहे हैं उस समय सावित्री बाई को याद करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमें उनका अध्ययन करना ही चाहिए। ये था चैप्टर पूरा। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप यहाँ नीचे कमेंट में अपने प्रश्न लिख दें, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।